नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम महारा विधायक माहरी चौपाल। अब हरियाणा में चुनाव हुए 1 साल से अधिक का वक्त हो चुका है। हालांकि कांग्रेस में लीडर ऑफ अपोजिशन तय करते करते दिल्ली को 1 साल का भी वक्त लग गया। तो हमने कहा कि जब 1 साल से अधिक का वक्त हो गया और 4 साल से अब कम का वक्त रह गया अगले चुनाव में, तो एक दौर शुरू होना चाहिए जिसमें विधायकों से सवाल जवाब हो, उनका हिसाब किताब हो। मैं अक्सर अपने कार्यक्रमों में ये कहता हूं कि लोकतंत्र में एक वोटर का काम सिर्फ वोट देकर के एक सरकार बनाना या ऑपोजिशन में किसको बैठाना सिर्फ यहीं तक नहीं है। लोकतंत्र सही मायने में सफल तब हो पाएगा जब आप वोट देने के बाद अपने नुमाइंदों पर, अपने विधायक हो नुमाइंदे, आपके सरपंच हो, आपके एमपी हो, आपकी सरकार हो, ऑपोजिशन हो, उन सबों पे नजर रखिए। आमूमन हम एक बार 5 साल में वोट देते हैं, फिर सो जाते हैं और फिर अपने अपने घरों में, ड्राइंग रूम में, चौराहे पे, चाय की दुकान पे, चौपाल में ये कहते रहते हैं कि जी हमारा विधायक ने ये नहीं किया, हमारी सरकार ने ये नहीं की, हमने इनको वोट दिया, उन्होंने ये काम नहीं किया। तो लगातार 5 साल तक उन पे नज़र रखना। कई बार ये भ्रम की स्थिति होती है कि जो लोग सरकार में आ जाते हैं या जिन्हें हम चुन लेते हैं वो राजा हैं, वो हमारे और आपके सेवक हैं। इस भाव को और इस संदर्भ को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने उन्हें चुना है अपनी सेवा के लिए, अपनी जो हमारी मुश्किलें हैं उनको दूर करने के लिए। तो आज की इस एपिसोड में हम पहुंचे हैं नूह। अब ये जो मेवात का इलाका है, हरियाणा के इतिहास में या हरियाणा की राजनीति में इसका अपना एक अलग महत्व है, स्थान है और राजनीतिक तौर पे इसकी अपनी एक अलग बोली है, या फिर कह लें कि इक्वेशंस जो गणित है, चुनावी गणित या राजनीतिक गणित, वो एक अलग है। नूह में आज तक बीजेपी का खाता नहीं खुला। एक दौर था जब आईएनएलडी का जोर था इस इलाके में, फिर कांग्रेस का जोर, आईएनएलडी कांग्रेस ही चलता रहा। जो मौजूदा विधायक हैं, जो नूह में महारा विधायक हैं, चौधरी आफ्ताब अहमद 3 बार एमएलए रह चुके, अभी भी हैं, मिनिस्टर भी रहे। पिछले सदन में डिप्टी लीडर, जो कांग्रेस पार्टी होती है, सीएलपी कहते हैं, तो वो डिप्टी लीडर भी थे। बीच में 2014 में लोगों ने कहा कि थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके पहले उसके बाद, और लगातार 2 बार जीतने वाले नूह की जो राजनीतिक या चुनावी जो इतिहास है, लगातार 2 बार कोई नहीं जीता है। लेकिन चौधरी आफ्ताब अहमद ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा और लगातार कंटिन्यूटी में दूसरी बार भी इस चुनाव में जीत करके आए हैं। एक पैकेज देखते हैं और फिर माहरी चौपाल में महारे विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद को बुलाते हैं। आज मारी चौपाल में आ रहे हैं नूह हलके से मारा विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद। सियासी घराने से आने वाले कांग्रेस पार्टी के विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। चौधरी आफ्ताब अहमद के पिता और दादा भी विधायक रह चुके हैं। 1991 में ताउरू से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले चौधरी आफ्ताब अहमद हरियाणा सरकार में परिवहन, पर्यटन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री रह चुके हैं। आफ्ताब अहमद ने 2019 से सितंबर 2024 तक हरियाणा के उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य किया है। आफ्ताब अहमद 2019 के बाद लगातार दूसरी बार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 46,963 वोटों से हराकर नूह से विधायक बने हैं। आज मारा विधायक मारी चौपाल में नूह के विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद से होगा उनके काम का हिसाब किताब।
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नूंह से कांग्रेस पार्टी के विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद का। तो महारा विधायक माहरी चौपाल ये दूसरा एपिसोड है और इसमें बहुत ही सुलझे हुए गंभीर हंसमुख विधायक हैं चौधरी आफ्ताब अहमद। इंट्रो में मैं यहाँ की राजनीतिक कहानी थोड़ी बहुत संक्षेप में ही मैं बता रहा था। आफ्ताब साहब 3 बार बीजेपी की सरकार लगातार बनी, लगातार ना सही, बीच में एक ब्रेक लेकर के जब आपको लोगों ने कहा कि थोड़ा हनीमून पे घूम आइए 2014 में, कंटिन्यूटी में आप इधर 2 बार, पहले 1 बार। नूंह को किस नज़र से देखते हैं डेवलपमेंट के संदर्भ में? सबसे पहले तो मैं जनता टीवी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने 1 साल का ही वक्फा दिया और उसमें जवाबदेही जनप्रतिनिधि के तौर पे, चाहे वो विधायक हों चाहे अन्य प्रतिनिधि हों, उनके लिए ये कार्यक्रम रखा है। मैं इस कार्यक्रम का आपको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि लोकतंत्र में जन की और जनप्रतिनिधियों की जो जवाबदेही है वो तय होनी चाहिए और जनता के हिसाब से होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि नूंह अपने आप में एक इतिहास में एक ऐसा इलाका रहा है जहाँ देशभक्ति, वीरता, साहस और अपने माटी से जज्बाती लगाव रखना, और कोई भी चुनौती सामने आई, चाहे दुश्मन मुगल था चाहे दुश्मन अंग्रेज था, हमेशा से अपने देश के लिए, अपनी अस्मिता के लिए और अपनी एकता अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए हमेशा कुर्बान रहा। और नूंह जो है बहुत पुराने समय से सब डिवीज़न भी रहा है, ज़िला गुड़गांव का हिस्सा भी रहा है। 2005 में कांग्रेस की सरकार आई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ज़िले का अस्तित्व हुआ और जब से इसकी विकास की कहानी जो है शुरुआत हुई है। मैं शुरुआत में तो इतना ही कहूँगा। ठीक है, कई लोग हैं जो आपको पता है ना कि बेइंतहा इश्क सिर्फ अपने घर में नहीं, अड़ोस पड़ोस सब जगह होता है। तो मैं अगले सवाल पे जाऊं उसके पहले सुरेंद्र सिंह पिंटू हैं, बीजेपी के ज़िला अध्यक्ष हैं नूंह से, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। ज़रा उनको सुनिए, फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। उनकी 3 पीढ़ियां इस इलाके का नेतृत्व करती रही, लेकिन जैसा होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ इनसे। इतने समय में तो अपना इलाका बहुत आगे जाना चाहिए था। सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 3 पीढ़ियां, और जो इलाके की जो उम्मीदें, ये सिर्फ कांग्रेस वालों को या आपसे मोहब्बत करने वालों को नहीं, बीजेपी वालों को भी ये उम्मीद थी कि आप कुछ ऐसा करेंगे कि ये इलाका बदल जाएगा। बहुत समय से राजनीति करी है। उजीना डाइवर्शन ट्रेन जो इस इलाके में सैलाब का काम करता था, उस सैलाब से निजात दिलाई। अगर शिक्षा की बात करें तो उजीना में ही ITI खोली गई आज से 40-45 साल पहले, और विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, पहले भी जारी रही, आज भी जारी है, और हमारा प्रयास जो है वो जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हम तो यही कह सकते हैं कि इलाके में जनप्रतिनिधि जन कसौटी के ऊपर परख के, नंबरदारी नहीं है, चुन के आता है और जनता का आशीर्वाद लेके आता है। और विकास की जहाँ तक बात करी, 11 साल तो बीजेपी को हो गए, वो अपना रिकॉर्ड तो पेश करें कि उनके तो उसी गांव से मंत्री रहे हैं, कि एक ऐसा काम तो बता दें कि मंत्री रह के भी बीजेपी में क्या काम किए। ठीक है, आपने कहा कि डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए,
तो आपको पता है आफ्ताब साहब, हमारी आपकी जान पहचान तो बहुत पुरानी है। जब मैं किसी इलाके में जाता हूँ तो रिसर्च पूरी करता हूँ, तो अपनी टीम हमने नूह भेजी, 4-5-6 दिन वो इधर घूमते रहे, लोगों से बात करते रहे, और आपको पता है लव लेटर हम मंगवाते ही मंगवाते हैं। अकेड़ा गांव में बनने वाला यूनानी मेडिकल कॉलेज कब शुरू हुआ ये विधायक जी से पूछिएगा, कब बनकर तैयार होगा ये पूछिएगा, या ये यूनानी मेडिकल कॉलेज साइन बोर्ड का साइन बोर्ड ही रह जाएगा। हम आभार व्यक्त करते हैं कांग्रेस की सरकार का, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का, कि पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज हरियाणा में जो स्थापित होना था वो हमने आकेड़ा में कांग्रेस की सरकार ने ज़मीन देके और सैंक्शन दिया। 2014 से और आज 11 साल तक बीजेपी सरकार ने उसको काम को रोकने का काम किया है। अब जाके जब आप आज पूछ रहे हैं, अब जाके पिछले 4 सालों से जब इसका बात का मुद्दा उठाया है, तो उसका जो है कार्य शुरू होने जा रहा है, और मैं समझता हूं कि हम उसको बहुत जल्दी अब पीछे पड़ के उसको करवाएंगे, क्योंकि पिछले 6 सालों से जब बीच में 14 से 19 के बीच में तो उसको बंद करने का काम किया गया, 66% काम हो गया, और मैं समझता हूँ 1-1.25 साल में उसको हम चालू करवाएंगे। इस चीज़ के लिए सुनिश्चित करना, चाहे विधानसभा की पटल पे हमने रखे सवाल, चाहे अधिकारियों से और चाहे मुख्यमंत्री से मिलने का, लेकिन उसको शुरू कराया जाएगा, क्योंकि हमारी वचनबद्धता है कि यूनानी मेडिकल कॉलेज पहला आकेड़ा में मेवात में बने। हाँ, मतलब क्या है कि कांग्रेस के समय में शुरू हुआ, ठीक है, लेकिन मैंने कोई ऐसा जन आंदोलन नहीं देखा जिसमें आवाज़ इतनी बुलंद हो गई हो कि चंडीगढ़ की सल्तनत हिलने लगे। विधानसभा में और सड़कों पे धरना देके, चाहे यूनानी मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे नूह अलवर बाईपास की बात हो, 4 लेनिंग की बात हो, चाहे शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज के सुचारू रूप से सुविधा मिले, लोगों को मिले, उन सब के लिए सड़क से लेके, धरना से लेकर और विधानसभा तक लड़ाई लड़ी है। और जब भी उसका नतीजा है कि सरकार कुछ उस पर जाग रही है और उस पर कार्य कर रही है। आपने मेडिकल कॉलेज की बात की, तो लव लेटर में जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट था, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी से जुड़ा हुआ मसला है इस इलाके के लिए, लोग कहते हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ की दुर्दशा है, कब तक दूर होगी, और कब ये अस्पताल जो है, मेडिकल कॉलेज जो है, खुद अपनी बीमारी की अवस्था से बाहर निकल के इलाके के लोगों की बीमारी दूर कर पाए। मैं समझता हूं कि इस इलाके को अगर कांग्रेस सरकार की एक बड़ी देन और बड़ी सोच का अगर नतीजा था, तो वो मेडिकल कॉलेज नूह का था, जो श्रीमती सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से लोन लेके कांग्रेस के समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू किया और उसकी बुनियाद रखी और उसे सुचारू रूप से चलाने का काम किया। 2012 में वो मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया था और अपनी सुविधाएं देने लग गया था, और उसमें ओपीडी मैं समझता हूं कि हरियाणा ही नहीं, हमारे अपने ज़िले नहीं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक के मरीज आने लगे थे। लेकिन जैसे ही 2014 में सत्ता बदली, बीजेपी की काली नज़र लगी, हमारे यहाँ डॉक्टरों को स्पेशल इंसेंटिव दिया जाता था, सरकार ने सबसे पहले उसे रोकने का काम किया। सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर वहाँ से चले गए, और जो यहाँ से विधायक बने 14 के बाद, उनका नज़रिया ये था कि ये मेडिकल कॉलेज जो है ये किसी काम का ही नहीं है। और 2019 में जब हम फिर से बने, जब से इस आवाज़ को फिर से उठाना शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि अगर हम धरने पे 2 बार एक ही मुद्दे पे बैठे होंगे तो वो मेडिकल कॉलेज है, जो उसको हम समझते हैं कि वो लाइफ लाइन है मेवात की, उन गरीब लोगों की जो अपना इलाज आज की महंगी चिकित्सा व्यवस्था में नहीं करा सकते, और उसी का सुचारू रूप से करने के लिए हम
प्रयासरत हैं और हम उम्मीद भी ये करते हैं सरकार से, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ने आश्वस्त किया है कि हम इसमें जो सुधार करेंगे, और उसकी तरफ अब लगने भी लगा है, क्योंकि पीछे ही 10 करोड़ रुपए उसको सुधार के दिए गए हैं। और हम ये मानते हैं कि आज बदलती व्यवस्थाओं में, और विधानसभा में भी हमेशा कहा है मैंने, कहा चिकित्सक सुविधा हर जिले में मेडिकल कॉलेज अच्छी बात है, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाए, जिससे कि हमें जो लक्ष्य है सबको स्वास्थ्य बेहतर देने का, और मेडिकल कॉलेज का मकसद ये है कि वो रेफरल हॉस्पिटल ना बने, वो रोहतक और दिल्ली के लिए रेफर ना करें, वहाँ इलाज हो और मरीजों को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, चाहे हार्ट की है, न्यूरो की है, किडनी की है, चाहे अन्य जो स्पेशलिटी है उसमें करा जाए, जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं सरकार को इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि हम इसको रेफरल हॉस्पिटल, या जो है आपने कहा बीमार खुद ना रहे और ये जो अपनी चिकित्सा सुविधाएं हैं उसे बेहतर दे सके, इसके लिए पूरी तरीके से हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी बदलाव नजर आने भी लगेंगे। आपसे शुरुआती दौर की बातचीत में मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ जो लोग हैं उनको भी लग रहा होगा कि चूँकि बीजेपी की सरकार है, आप कांग्रेस में हैं, 2014 से बीजेपी की सरकार है इस प्रदेश में, तो कांग्रेस वाले इलाके में काम नहीं हो पा रहा। ये सरकार है कहती है कि सबका साथ सबका विकास। आपकी पार्टी के सिरसा के एमएलए कहते हैं जी मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बात सुनी। बीजेपी वाले उसको खूब प्रचारित भी करते हैं। तो ये एमएलए में कमी है या सरकार में कमी है? मैं समझता हूँ कि एक आध एमएलए किसी कारणवश ऐसा कोई बयान दे गया होगा, लेकिन तो आप लेकिन तो मतलब काफी जागरूक हैं। हकीकत आपकी ही पार्टी के यंग एंड हैंडसम एंड डायनामिक हकीकत ये है, सिरसा के गोकुल सेठिया ने मुख्यमंत्री कह का दिया होगा, किया। उसकी कोई अपनी पीड़ा होगी जो है इलाके की, उसके लिए मैं समझता हूँ कि उसके मुकाबले में भी जो है वो बीजेपी नहीं है, वो कुछ और है। तो जैसे राजनीतिक है वो बयान, वो उसको चीज़ को जो है आप मान नहीं सकते कि वो सही तौर पे है, वो तो अपनी वो व्यवस्था के हिसाब से। मैं समझता हूँ कि 9 साल के कांग्रेस के शासन में जो राशि खर्च कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त खरी करके, अभी तक भी 11 वर्षों में बीजेपी उस राशि को, जबकि महंगाई बढ़ चुकी है, चीज़ें की सब चीज, उसको भी अभी तक हासिल नहीं कर पाई है। इसी से पता लगता है। और हमारे जो इलाकों की बात करो, यहाँ तो विकास के लिए विधायक को पैसा नहीं देते, सरपंच को पैसा नहीं देते। यहाँ विकास के मैं समझता हूँ कि करने के लिए सरपंचों को अब जो है इस इलाके के पूरे हरियाणा में जो है फिरनी के पैसे दे दिए और चुनाव से पहले उनको अलॉट कर दिया। चुनाव में हुआ और नतीजा आया तो नूह जिले को फिरनी के पैसे कर दिया। अब 1 साल बाद जद्दोजहद के बाद कुछ गाँवों को फिरनी के पैसे, ये नजरिया है सरकार का। तो ये तो कार्यक्रम आपके मुख्यमंत्री जो हंसमुख मुख्यमंत्री आपकी तरह, वो भी मतलब एवर स्माइलिंग पर्सनालिटी है, तो सुन रहे होंगे बीजेपी के लोग, मतलब इतना प्रचार करते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, तो नूह भी तो हरियाणा में नहीं, नूह हुआ, धिरका हुआ, पुनाना हुआ, ये उसके एजेंडे से बाहर हो जाते हैं। इनका जो है यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ का तो सांसद जो है केंद्र में मंत्री है। हाँ। वो केंद्र का मंत्री आज तक नूह में ही नहीं आता कभी, और विकास की बात तो करने के लिए कभी पर्चा झूठे को भी लिया, नाम नहीं लेता किसी चीज की परियोजना का कि पूरी हो किसी चीज के लिए। तो मुख्यमंत्री भी, केंद्र सरकार भी सारी जो है, वैसे तो आकांक्षामान जिला घोषित करते हैं, लेकिन ना कोई फंड दिया जाता है, ना कोई तवज्जो दी जाती है। सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए कि हम इस जिले की वो बदल रहे हैं, उस चीज के लिए यहाँ जो है प्रचार करते हैं। लेकिन ना सबका साथ है, ना सबका विकास है। अपना साथ है और अपने इलाकों जहाँ से जिनके आते हैं वहाँ का विकास है। ये बीजेपी का मंत्र है। जेजेपी से जिला अध्यक्ष हैं नासिर हुसैन जी, जरा वो भी आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, जरा उनको भी सुनिए। जब आपकी सरकार थी, आपने ड्राइविंग लाइसेंस जो थे उस जमाने से आज तक रिन्यू और बंद हो गए, वो आज तक चालू क्यों नहीं कराया आपने? जब आपकी सरकार ही तो हमें यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दिया आपने? हमें 4 लाइन क्यों नहीं दिया आपने?
3 सवाल हैं नासिर हुसैन के। इनकी तो नैतिकता ही नहीं है। 4-4.5 साल मलाई खाई बीजेपी के साथ है। 4 लेन करते तो मंत्री कौन था? दुष्यंत था। क्यों नहीं करवा ली इन्होंने? क्यों नहीं यूनिवर्सिटी बनवा ली? क्यों नहीं कर लिया किसी चीज के लिए? इनका कहना कुछ नहीं। हमने अपने इलाके की शिक्षा को सुधार के लिए हिंदुस्तान में पहला जिले का शिक्षा का कैडर बनाया, जो आज भी वजूद में है, जिसमें डाइल्यूट तो किया है इस नायब सिंह सैनी सरकार और खट्टर साहब की सरकार ने, लेकिन मैं समझता हूं कि ये प्रयास था कि जो शिक्षक इस जिले में लगे उसका तबादला इस जिले से बाहर ना हो, और शिक्षकों की भर्ती भी करी गई। और आज 11 साल में एक भी जेबीटी का टीचर इस सरकार ने नहीं लगाया है। आज स्कूलों की ये हालत है। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, हमने नगीना में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर नगीना में स्थापित कर दिया था। और शिक्षा की बात करें तो मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज वक़फ़ का हमने निर्माण किया। मेडिकल कॉलेज आपके सामने नल्हड़ में बनाया। और शिक्षक की बात करें, प्राइमरी और कॉलेज की बात करें, सालाहेड़ी में हमने गवर्नमेंट कॉलेज बनाए। हमने 400 के करीब स्कूल अपग्रेड करके उनका स्तर बढ़ाया था और उसमें किया था। शिक्षा के लिए पूरा व्यवस्था से काम किया गया था। मैं समझता हूँ कि, और जहाँ तक ड्राइविंग लाइसेंस की बात है, वो भी जो है कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही बन रहे हैं। ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज यहाँ स्थापित करने की बात थी और ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नूहू में बस स्टैंड पे शुरू कराया गया। एक छपेड़ा गांव में भी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की घोषणा हुई थी, क्या हालत है उसकी अभी? मैं समझता हूँ कि परिवहन विभाग का मंत्री था मैं, और उसी के तहत हमने ड्राइविंग ट्रेनिंग, इसीलिए मैंने याद दिलाया, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बनाया था। उसकी जमीन भी दे दी थी। आज तक उस पे, इस सरकार पे 11 वर्षों में आज तक ईंट नहीं लगी है, जबकि पैसा माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का पैसा भी आया पड़ा है। यही तो कहा, जब सरकार की बात आती है नूह में विकास करने की, नूह जिले में विकास करने की, तो इस सरकार की जो रफ्तार है, जो नीयत है, उसमें फर्क पड़ जाता है। और उसमें क्रियान्वयन होने में ही आप समझ सकते हो कि किस तरीके का नियत राज्य सरकार की इस इलाके के प्रति, इस इलाके के लोगों के प्रति और इस इलाके के विकास के प्रति है। ये जो ट्रेनिंग स्कूल है, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, जहाँ तक मुझे याद है कि जब आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुए थे तभी ये बात शुरू हुई थी 2013 के आसपास। बिल्कुल 2013 में, और ये 2025 है। 2013 में हमें जमीन चिन्हित कर दी थी और उसी जमीन पे आज तक भी ये परियोजना कागजों में ही धूल मट्टी खा रही है। और 10 करोड़ के रुपए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया पड़ा है, लेकिन उस पर काम शुरू नहीं करा सके। और यही पिछले 15 दिन पहले एसीएस ट्रांसपोर्ट से और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से बैठक करके हमने उनसे आग्रह किया कि इसे बनाया जाए, जिससे कि यहाँ की बहुत ज़रूरत है। और एक परियोजना को कितना लंबित करेंगे आप? तो उन्होंने जवाब तो दिया है कि हम इसे करेंगे। टाटा से हमारा वो करार हुआ है, लेकिन अभी तक जो है कार्य शुरू नहीं हुआ है। मतलब हर काम, ये आप कांग्रेस से हैं, चंडीगढ़ में सरकार बीजेपी की है, इसलिए लटक जा रहा है कि आफ्ताब अहमद के रगों में खून अब थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। खून तो और उबाल खा रहा है, और इसीलिए मतलब ये चीज़ें चलनी शुरू हो रही है। नहीं तो कागजों में धूल ही खाती रही है किसी चीज़ के लिए। और एक बात मैं आपके बीच में और कहना चाहता हूँ, इस इलाके के साथ जो बीजेपी सरकार की और अधिकारियों की नीयत है ना, 2022 का जल भराव का, किसानों का मुआवजा, वो आज तक 2025 हो गया। 3 बार विधानसभा में उठाया, जब उठाते हैं जब कुछ पैसा निकाल देते हैं, मुआवजा नहीं बढ़ता। आप इस जो है प्रशासनिक किस तरीके से भट्टा बैठा पड़ा है हरियाणा के बीजेपी सरकार में, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इतनी बात तो जब है, उन इलाकों का क्या हाल होगा बीजेपी से हैं जिनकी आवाज़ नहीं निकलती। इनकी आवाज़ तो हर एक तीसरे चौथे महीने विधानसभा में गूंजती है। इनकी यहाँ के इलाकों की आवाज़ गूंजती है, और इनकी जो कार्य हैं उनके, और जो इस सरकार का व्यवहार है उसको उठाया जाता है, सड़क पे उठाया जाता है, हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दौरे करके उन चीज़ों को उठाया जाता है। लेकिन सरकार
जो है कुंभकर्णी नींद से उठने का कार्य नहीं कर रही। आपने जल जमाव की बात की, मुआवजे की बात की। जब हमारी टीम इस इलाके में घूम रही थी तो लोगों ने एक मसला उठाया और कहा कि विधायक जी से ज़रूर ये उनके सामने ये बात रखिए। कहते हैं कि ज़रा सी बारिश हो जाए, नूह शहर पानी में डूब जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गांव के कई गांव में हमारी टीम को लोगों ने ये भी बताया कि बरसात में पानी के जल जमाव के चलते लोगों का जीवन दुश्वार हो रहा है, जीना मुश्किल हो गया है। ये विधायक जी को बताइएगा और ये भी कहिएगा कि बरसात में भी आया जाया करें। बरसात में अगर गाड़ी से ना आ सके तो नूह में वाले लोग कह रहे हैं कि हम अपने विधायक के लिए, एमपी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए हम नाव का इंतजाम कर देंगे, उससे ही आए, लेकिन आए। हम तो पैदल भी, गाड़ी से भी, मोटरसाइकिल से भी जाते हैं और इसमें कोई दोहराए नहीं कि नूह शहर में जल भराव होता है। और हमने पिछले, आपको बता सकता हूँ, छह विधानसभा सत्रों में लगातार इस बात को उठाया कि जिला मुख्यालय होने के नाते कुछ तो इसमें कार्य करो। और अब की बात तो इतनी बात बढ़ गई कि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया और 18 करोड़ रुपए नूह शहर के ड्रेनेज के लिए जो है मंजूर करे गए, जिसको मेरे को जानकारी दी गई है। और उसमें यही बात को मुख्यमंत्री ने किया, आपकी मांग पे हमने कर दिया। और इसमें कोई दोहराए नहीं, जल भराव 2 साल से अत्यधिक बारिश हो रही है। औसतन बारिश से जो होती है इस इलाके में, उससे 70 से 75% अधिक वर्षा हुई है। और आकेड़ा हमारी जो झील है, जिसमें 4-5 हज़ार एकड़ ज़मीन पड़ती है, वो पिछले साल भी उसमें बुआई नहीं हुई थी और इस साल भी बुआई नहीं हुई। और आप मतलब इस बात को चीफ इंजीनियर EIC और ACS इरिगेशन से लेके और यहाँ इसी के बाद 15 दौरे तो हमने इलाके में उन टीम के साथ, इरिगेशन की टीम के साथ कर दिए। और उसमें सिर्फ अभी कोरा आश्वासन मिल रहा है कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग 16 तारीख को होनी है, उसमें जो है बजट में पास करके इनका निकालने का काम करेंगे। ये सरकार कोटला पंप हाउस मेरे वालिद साहब का बनाया हुआ, उसकी मोटर नहीं चला। अब जाके जब जरूरत पड़ी, जब जाके 1 महीना लगा हमें उस पंप हाउस को सुचारू रूप से करने के लिए, पानी निकालने के लिए। ये सरकार जो है, मैं समझता हूँ इनकी नीयत भी नहीं है और इनके पास आज इनका कर्जा इतना हो गया कि ये सोचते हैं अपनी घोषणाओं को पूरा ना करें तो हम तो घोषणाओं को पूरा नहीं कर पा रहे। हमारी जो उसको परेशानियों को दूर करने के लिए कहाँ से मतलब करेंगे। मतलब कई बार तो सवाल होता है कि इनकी नीयत भी नहीं है और इनके पास ना साधन रहे। एक अगला मसला है गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A। इसकी हालत ये है कि इस इलाके में कई लोग इसे खूनी रोड, है ना, खूनी हाईवे कहने लगे हैं। इसके बारे में क्या अपडेट है? मैं आपके जनता टीवी के माध्यम से बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ। नेशनल हाईवे 248A सोहना नूह अलवर बॉर्डर तक यूपीए सरकार ने इसको नेशनल हाईवे घोषित किया था और नूह बाईपास तक 4 लेन का काम पूरा कर दिया था। दूसरे चरण का जो काम था 2014 में, जिससे जैसे ही सरकार बदली 2018 में इन्होंने, बीजेपी सरकार ने जो हमारा मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है उसका बहाना लेके इस जो हमारी परियोजना थी उसको ड्रॉप कर दिया। हम 2019 में फिर से MLA बने, हमने फिर से शुरू किया। उसके शुरू करने के बाद और गडकरी जी से और सब जगह और इस इलाके के लोगों को मैं कहूँगा कि उनका बहुत बड़ा एक आंदोलन भी चलाया उन्होंने, बहुत सड़क पे भी चले, हम भी उनके साथ चले और धरना प्रदर्शन भी हुए। इस सरकार को हमने विवश किया कि इस परियोजना को करें और आज भी, परसों भी इसी बात की बैठक हमने अधिकारियों से ली थी। अभी भी नवंबर का वादा था इनका कि हम काम शुरू कर देंगे और रिटर्न रिप्लाई है विधानसभा में हमारे सवालों का, लेकिन अभी भी कि हमें फॉरेस्ट के लिए लैंड देनी है वो दी नहीं जा रही। अभी भी उन्होंने 2 महीने का करा है। मैं समझता हूँ कि
2 फेजेज में करके अभी भी 2 बाईपास को छोड़ के, मालब और भादस के बाईपास को छोड़ के अभी भी उसको चरण फेज में भी करने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार शुरू करने ने पैसा दे दिया, लेकिन राज्य सरकार पे वो जो है कार्य अभी तक सुचारू रूप से शुरू नहीं कराया गया। तो आज तो आपका एपिसोड मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे, लिंक मैं उनको भी भेज दूंगा। ये सबका साथ सबका विकास में नूह की जो स्थिति है, जो रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो बात कर रहे हैं, तो मतलब सरकार को भी शायद ध्यान देना पड़ेगा। रोजका मेव औद्योगिक इकाई, इसके बारे में लोगों का कहना है कि इसका होना ना होना, मतलब उसकी हालत इतनी बदतर है कि होना ना होना बराबर है। नए उद्योग धंधे यहाँ क्यों नहीं आ पा रहे हैं, इस औद्योगिक इकाई को देख करके आप समझ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि 2008 में ये औद्योगिक IMT रोजकमेव सोहना के नाम से ये शुरू करी गई थी, और 2014 तक जो विकास हुआ था वो हुआ। 8 साल तक तो इस सरकार ने उसकी सूद ही नहीं ली, और अब विकसित किया तो अब इतने महंगे रेट कर दिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां तो आ रही हैं, लेकिन वो कंपनियां यहाँ आके यहाँ के ना तो युवाओं को रोजगार दे रही, ना यहाँ के किसी भी तरीके से प्रतिभावान जो हमारे नौजवान हैं उनको दे रही। उसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री से भी और उद्योग मंत्री हमारे राव नरवीर सिंह, उनसे भी गुहार लगाई कि आपने कानून बनाया था, याद होगा, 75% जो है लोकल युवा, वो अलग बात है कि वो स्ट्रक डाउन हो गया अदालतों में, लेकिन आपकी अगर ऐसी नीयत है तो यहाँ के बच्चों को रोजगार दिया जाए। मैं समझता हूँ कि औद्योगिक दिल्ली के इतनी नज़दीक होने के बाद भी बीजेपी सरकार इस औद्योगिक IMT को डेवलप नहीं कर पाई, ये एक बहुत बड़ा इनका फेलियर है। और जो उनके किसानों की मांग है, उन किसानों की मांग को भी हमने बार बार इनके सामने कहा है कि आप बातचीत करके और उनकी जो जायज़ मांग है उनको पूरा करवाइए, जिससे कि उनके हर रोज़ धरना प्रदर्शन से करके और बातचीत के ज़रिए उनका हल निकले, जिससे लोगों को, यहाँ के किसानों को जो उनकी ज़मीन अधिग्रहण हुई है उनको उनका उचित मुआवजा मिल सके और सुविधा मिल सके। जरा एक रमजान चौधरी हैं, सोशल लीडर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, है ना, जरा उनको सुनिए, मेवात से ही है। विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद हैं, वो मैं समझता हूं कि एक वंशानुगत राजनीति से जुड़े हुए हैं, और जो वंशवाद की राजनीति होती है उसमें समाज के जो मुद्दे होते हैं उनकी तरफ उनका ध्यान बहुत ज्यादा नहीं होता। साइबर क्राइम को डील करने की बात है, नशे की बात, नशे को लेकर जैसे जन जागरण किया जाना है। पंजाब के बाद अगर किसी स्टेट में और स्टेट के अलावा नूह में जितना नशा व्यवस्थित किया जा रहा है उसके ऊपर कोई जागरूकता अभियान नहीं, किसी तरह की कोई सरकार से शिकायत नहीं। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, वह है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को लेके हालिया वर्षों में नूह की बदनामी बहुत ज़्यादा हुई है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि नशा जो है वो पंजाब को जिस तरीके से बर्बादी हुई, हरियाणा में भी पहले हमारे सिरसा से शुरू हुआ, लेकिन अब इसमें भी कोई दोहराई नहीं कि हमारे इलाके में भी नशा बहुत है। और मैं जो जागरूकता की बात करूं, कोरोना काल आने से पहले हमने जो है नशे के खिलाफ एक अभियान विधायक के तौर पे छेड़ा था, और विधानसभा में भी चाहे डी एडिक्शन सेंटर की बात हो, चाहे यहाँ नशाबंदी को कंट्रोल करने की बात हो, हमेशा इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार की अपनी प्रतिबद्धता वो इसमें कमज़ोर है, और पूरे हरियाणा में जिस तरीके से कदम उठाए जाने चाहिए थे और विपक्ष ने पूरा साथ देने का बात की थी सत्ता पक्ष को, लेकिन उसके बावजूद भी नशे पे पाबंदी नहीं लग सकी जिस तरीके से। और साइबर क्राइम का मैं कहूँगा हमारे इलाके से ज़्यादा पड़ोस के राज्य में इसकी उत्पत्ति ज़्यादा रही है। उसका इलाके का साथ होने का दंश जरूर हमने झेला है, और बड़े बड़े अभियान पुलिस ने चलाए, 5500 पुलिस कर्मियों के साथ लेके
और पूरे कॉम्बिंग करी गई, लेकिन जब उसका नतीजा देखते हैं तो उसमें नतीजे में कुछ नहीं निकला। तो मैं समझता हूँ कि बदनामी ज़्यादा है और तथ्यों पे और जो नीचे ग्राउंड पे है उसमें जो है सच्चाई नहीं है। और बदनामी का ये है कि अगर नूह में किसी चीज़ को तो उसको अखबार भी और टीवी भी, आप लोग भी इतने प्रचार करते हो जैसे कि नूह में इस चीज़ का। मैं समझता हूँ कि आज आप पूरे हरियाणा के साइबर क्राइम को भी देखेंगे तो ज़्यादा इसमें कोई इतना आपको ये नहीं मिलेगा कि यहाँ अत्यधिक साइबर क्राइम है। कुछ युवा हैं जो भटके हुए हैं, जो करते होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन पूरे इलाके में इस तरह का कोई जो है वैसा वास्तविकता नहीं है कि साइबर क्राइम में यहाँ अत्यधिक है। कई आफ्ताब साहब, कई इश्यूज ऐसे होते हैं, कई मसले ऐसे होते हैं जिस पे पार्टी, पॉलिटिक्स, धर्म, जात सबसे ऊपर उठ करके काम होना चाहिए। मान लीजिए अगर नशे के चपेट में हमारे बच्चे आते हैं या साइबर क्राइम में जाते हैं या किसी भी गलत रास्ते पे जाते हैं, तो वो आने वाली पीढ़ियां, नस्लें हमारे और आपके ही परिवार के हैं। लेकिन ये मैं अक्सर कई इलाकों में ये कहता हूँ कि आज तक मैंने बहुत कम ऐसे मसले हैं, जब मैं डबवाली सिरसा जाता हूँ या नूह जब आया हूँ, तो मैं ये पूछता हूँ या जानना चाहता हूँ कि क्या कभी कोई एक ऐसा मौका आया कि कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी, जितनी पार्टियां हैं, जितने लोग हैं, सामाजिक तौर पे जितने लोग काम करते हैं, सबों ने एक साथ बैठ करके कोई विचार विमर्श किया हो, क्योंकि वो बच्चे जो गलत रास्ते में जा रहे हैं वो हमारे और आपके परिवार के हैं। कोई सामूहिक पहल अगर है तो बताइए, मेरी जानकारी में तो नहीं है, मैं बहुत ढूंढ रहा था। मैं समझता हूँ कि विधानसभा की 3-4 कार्रवाई में तो मैं उस बात का गवाह हूँ, जब हमने विपक्ष का होके भी सरकार को आश्वस्त किया। विधानसभा तक तो किया। हाँ, मैं नूह की बात कर रहा हूँ। जब मैं जो है, सिरसा जाता हूँ तो नशे पे मैं सबकी बात, मैं प्रशासन की बात करता हूँ। प्रशासन ने भी जब भी इस तरह का मुद्दा उठाया, किसी सामाजिक संस्थाओं ने उठाया, हमने उनका पुरजोर साथ दिया है। और मैं समझता हूँ सभी ने, और जो आपकी ये सोच है, जो आपका फिक्र है, मैं समझता हूँ काबिल गौर है। और इसमें सब लोगों ने अपने तरीके से उसमें चिंता भी व्यक्त करी, और उसमें जब भी सहयोग भी मांगा गया है हमने सहयोग भी दिया है, सामाजिक मंचों से भी, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मंचों से भी, और अपने मंचों से भी। हम हर एक सभा में इस बात को कहते हैं कि नशे से और नशे के चपेट में अपने युवाओं को बचाने का कार्य करें। और एक कॉल जो है, चाहे हमारे उल्मा हो, चाहे हमारे समाज के और वो हों, वो सब बढ़ चढ़ के इस बात के लिए करने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर नशे पे हमारे आने वाली नस्लों को हम नहीं बचा पाए तो ये इलाका नहीं, अगली नस्ल जो है वो बर्बाद हो जाए। पंजाब झेल रहा है, पंजाब झेल रहा है, जीता जागता उदाहरण है। और मुझे कई बार लगता है कि कुछ मसले तो ऐसे होने चाहिए जो राजनीति से ऊपर हो और सब लोग मिलकर के उस पर काम करें। बहरहाल जिस दिन वो होना शुरू हो जाएगा, हमारे पूरे समाज की हालत और उसकी जो व्यवस्था है उसमें बड़ी तब्दीली आएगी। एक और सोशल लीडर, समाज सेवी है, समय सिंह नाम है, जरा उनको भी सुनिए। नूह के जो विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, और अब की बार दूसरी बार जनता ने उनको मौका दिया है। जिस लेवल पर हम लोगों ने वोटें दी हैं, उस लेवल का विकास वो नहीं करा पाए। कह रहे हैं कि जो मोहब्बत उन लोगों ने, नूह ने आपसे दिखाई है, ये रिकॉर्ड है कि यहाँ 2 बार लगातार कभी कोई नहीं जीता, ना आपकी फैमिली में, ना दूसरी पार्टियों में, और इस इलाके ने आप पे, आपके लिए वो मोहब्बत दिखाई, इतना बड़ा मार्जिन आपको दिया, जीत दिलाई। मैं मशकूर हूँ इस इलाके का और इस इलाके के लोगों की राजनीतिक सोच का। और वो सोच इसीलिए थी कि विकास हो, और जो विकास की हमने एक प्रयास कांग्रेस के शासन में किया था, उसी का विश्वास था कि कांग्रेस को इतना बड़ा मैंडेट यहाँ के जनता ने दिया।
और मैं समझता हूं कि हम आज जो प्रयास कर रहे हैं, हम मानते हैं कि हर प्रयास उस जो एक सम्मान और जो उन्होंने हमें इतना बहुमत से और विश्वास दिया है, उसको पूरा करने के लिए हम प्रयासरत हैं। और आपको और जनता टीवी के माध्यम से इस इलाके की जनता को आश्वस्त करते हैं कि जो भी विकास की दरकार इस इलाके को है, उसके लिए हम सरकार से कुछ भी संघर्ष करना पड़े, हम इसको अपने विकास जो हमारा हक है उसको पूरा लेके रहेंगे। एक और सज्जन है, तैयब हुसैन नाम है, उनको भी सुनिए। विकास की बात है तो विकास तो यहाँ कहना ही एक, मैं समझता हूँ कोई यहाँ इस पे ये शब्द लागू ही नहीं होता मेवात में विकास पे। लोग जमीन बेच करके अपने मकान अच्छे बना लिए या 2-4 व्हीकल ले लिए, ये विकास नहीं है। हमारा यहाँ ना तो बौद्धिक विकास हुआ, ना शैक्षणिक विकास हुआ, ना हमारा जो जीवन स्तर का विकास है वो आज तक हुआ है। और इन सबका अगर मैं कहूँ कि इन सबके लिए जिम्मेवार हैं तो ये मौजूदा विधायक के साथ साथ जो दूसरा परिवार है जो बीजेपी में आज अपनी हैसियत रखता है, बोर्ड को बेचने का काम कर रहे हैं, कॉलेज का भट्टा बैठा रखा है यासीन में डिग्री कॉलेज का। तो इनकी एक नूरा कुश्ती चलती है दोनों परिवारों की, और दोनों परिवारों की एक ही सोच है, एक बार मैं एक बार तू, और इस इलाके को अनपढ़ और बेरोजगार रख के आपसी झगड़ों में उलझा करके रखना है ताकि ये लोग हमसे कोई सवाल जवाब ना कर सके। बहुत कड़वा, बहुत रूखा, ये दो परिवारों की नूरा कुश्ती है। मोहब्बत में एक बार तुम, मोहब्बत में एक बार हम। मैं समझता हूं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक होती है और अवसरवादिता एक अलग चीज है। हम राजनीतिक में लोगों की जनसेवा के लिए हैं, और अगर हमने भी शैक्षणिक विकास नहीं किया और जो बोल रहे थे उसको शिक्षा का अधिकार अगर दिया तो किसने दिया? यहाँ 1969 में नगीना में गवर्नमेंट कॉलेज नगीना जो आज वजूद में हो, वो मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था 1969 में। यहाँ आपके पड़ोस में, सलम्बा के पड़ोस में अगर जेबीटी कॉलेज है, गेटी है ना, वो 1980 में करी थी, जिसमें आज से 8000 शिक्षक जो हैं आज पूरे हरियाणा में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आज अगर यहाँ सालाहेड़ी में लड़कियों का कॉलेज बनवाया, वो हमने बनवाया। वक़फ़ इंजीनियरिंग कॉलेज पल्ला में बना तो वो बना, मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में बना तो वो बना। आज कॉलेज और स्कूल की बात करें तो मैं समझता हूँ कि शैक्षणिक विकास के लिए जो प्रयास, मुझे फ़ख्र होता है इस बात को कहने के लिए कि जो मेरे वालिद साहब ने और जो हमने किए हैं उसका सानिध्य का किसी, उसका 1% भी किसी को और को योगदान भी नहीं जाता, ना किसी को प्रयास किया है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जो करना चाहता हूँ, मेवात की छवि को लेकर। मुझे ये पता है कि कई बार छवि आपकी ऐसी बन जाती है जो वास्तविकता में उतने गंभीर ना हो। अब ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जीते हुए हो या हारे हुए हो, जो नेता हैं, उनके ऊपर एक बड़ा दायित्व होता है कि वो इलाके का परसेप्शन, उसकी छवि, वो माहौल वो बदले। आप जब 2009 में चुनाव हुआ था और मैं पहली बार बना था, तो मुझे इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पहला जो सर्वे आया था जिसमें आपने कहा था और निकाला था कि हम जीतेंगे, और वो सच भी हुआ, जनता ने सच भी किया। आप ही 15 साल में भी, 16 साल में आपसे जो है, आप देख सकते हो कि किस तरीके का परसेप्शन हमारी लीडरशिप ने दिया है। हमने किस तरीके की पॉलिटिकल जो है सीरियसनेस इस इलाके में रखी है। जो भी मसला हुआ है उसका हमेशा मुकाबला किया है। 2023 में यहाँ दंगे हुए, हमने किस तरीके से मिलके सभी 36 बिरादरी के लोगों ने उस दंश को धोने का काम किया, और उस जो
वक्फा था, वो बुरा समय था जो हमें नजर लगी थी इस इलाके के भाईचारे को, उसको दूर करने का काम किया। हम समझते हैं कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है जो ज़्यादा इस बात में दिलचस्पी या इस इलाके को बदनाम करने में रहते हैं, चाहे वो प्रेस के माध्यम से हो, चाहे मौखिक हो, चाहे टेलीविज़न की बात हो। तो मैं समझता हूँ कि सारे एग्जेजरेटेड वर्जन हैं और इस तरीके की इस इलाके की ना तो कोई मिसाल हिंदुस्तान में फिर भाईचारे की है, ना आपसी प्रेम की है, ना आपसी सहयोग की है। आज जर्नल से इस इलाके में जो है शेड्यूल कास्ट का सरपंच बन जाता है, जबकि मेजॉरिटी दूसरे की होती है। मैं समझता हूँ कि ये परसेप्शन को खराब करने के लिए ताकतें ज़्यादा लगी हुई हैं और हम जो प्रयास हमेशा करते हैं, अभी एक मसला हुआ उसमें इस इलाके को जासूसों का इलाका बता दिया। अगर एक किसी ने करा तो उसके लिए पूरा इलाका कैसे जिम्मेदार हो सकता है। मैं समझता हूँ जिस इलाके ने पाकिस्तान बना हो और उस पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया हो कि यह देश हमारा है, इससे बड़ी देशभक्ति का जो है नमूना इस देश की धरती पे कहाँ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि हम जो है ज़्यादा विक्टिम लोगों की षड्यंत्र का और इस इलाके को बदनाम करके अपनी राजनीतिक और अपनी उसको एनहांस करने के लिए जो किया जाता है, और हम आज भी प्रयासरत हैं। और इस इलाके का भाईचारा अपने आप में एक मिसाल है कि वो किसी भी ऐसे षड्यंत्र को कामयाब होने देगा। हमें ऊपर वाले से भी उम्मीद है और अपने लोगों से पूरी उम्मीद है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, और सवाल ये कि 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया इस टेन्योर में, 4 साल से कम का वक्त रह गया है। चौधरी आफ्ताब अहमद के मन में क्या है कि अगले 4 वर्षों में जो आपके दिमाग में हो कि ये 4 बड़ी चीज़ें या 5 बड़ी चीज़ें हर हालत में करवानी? सबसे पहले तो जो हमारे समय की परियोजनाएं हैं, चाहे वो 248 नूह से अलवर बॉर्डर तक 4 लेनिंग की बात है, चाहे वो यहाँ छपेड़ा में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की बात हो, चाहे यूनानी मेडिकल कॉलेज जिसको बन जाना चाहिए था उसकी बात हो, चाहे यहाँ के शिक्षा के लिए आज स्कूल जो है बिना शिक्षकों के हैं वो शिक्षा दे, यहाँ के कॉलेज हैं उनमें टीचर नहीं है उनमें दे, और जो यहाँ के इलाके की बुनियादी चीज़ें हैं, पीने के पानी, सिंचाई के पानी की, उन ज़रूरतों को, और सिंचाई का पानी जो मिले वो स्वच्छ मिले, जो दिल्ली होके आ रहा है वो स्वच्छ मिले और खेतों को नुकसान ना हो, और मेडिकल कॉलेज, शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज और अन्य सुविधाएं लोगों को बेहतर मिले, ये हमारा वो है। और जल भराव की स्थिति ना हो, किसानों को खेत और नूह शहर में इस तरह की स्थिति ना हो कि सालों के साल पानी भरा रहे, ये हमारा प्रयास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब मेरे पास तो नीम के पत्ते, करेले का जूस यही रहता है, और किसी भी इलाके के लिए ज़रूरी है। आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन अगले 4 वर्षों में हमारे चैनल और हम लोगों ने प्लान किया है कि हम विधायकों का और नेताओं का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो हर साल आपसे मुखातिब होते रहेंगे और पुराना वाला रिकॉर्ड बजाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपकी कसौटी पे हम पूरे उतरें, और जो चुनौती आप हमारे लिए रखते हैं उस चुनौती का भी करें, और ये सरकार भी अपनी कुंभकर्णी नींद से उठ के झूठे वादे और झूठे करार करके वास्तविकता पे काम करे। हम भी और आप भी यही दुआ करें। नहीं, मैं तो अनुरोध करूंगा नायब सैनी जी से, और मुलाकात होगी तो मैं कहूंगा कि ये वाला एपिसोड जरूर देखिए। सबका साथ सबका विकास। आपके एक एमएलए कह रहे हैं कि हमसे तो सौतेला व्यवहार हो जाता है, तो आपकी बात वहां तक पहुंचेगी। अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इस वक्त अगर लाइव टेलीकास्ट देख पा रहे हैं तो उनको लिंक भेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आफ्ताब साहब थे और हम नूह में हैं। अगले एपिसोड में
महारा विधायक माहरी चौपाल यानी हमारी और आपकी चौपाल में एक और विधायक होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।